हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है पीसीएस का एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उसी एग्जाम के बाद एक आपका एग्जाम और प्रस्तावित है जिसकी डेट है 22 दिसंबर और ये तारीख आप सभी को पता है। आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस एग्जाम का। एग्जाम का नाम है ROARO। क्योंकि आप में से अक्सर सभी साथियों ने इसका फॉर्म भरा है। जिन्होंने पेपर पहले दिया वो लोग भी और जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो लोग भी इस बार इस पेपर को दे सकते हैं। प्री एग्जाम आपका 22 दिसंबर को होगा। तो इस एग्जाम के लिए आज से हम ROARO के लिए लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, जीएस की भी और हिंदी की भी, क्योंकि हमारे पास जो समय बचा हुआ है वो लगभग अब 103 दिन का समय बचा हुआ है, यानी 100 दिन का समय मानकर आप तैयारी करें। 100 दिन में कम से कम आपको 50 टेस्ट सीरीज लगानी होंगी, वो भी जीएस की और 50 हिंदी की। कहां पर लगानी है? एग्जाम टॉप यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले जहां पर मैं आपको फ्री में क्विज करा रहा हूं और वहां पर कुछ क्विक रिवीजन के माध्यम से डेली टारगेट देता हूं जहां पर आप उसको अचीव कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र एक, जिसमें 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहां देख पाएंगे पूर्णांक 140 का दिया गया और प्रश्न कितने 140 प्रश्नों को 2 घंटे में सॉल्व किया जाता है। तो संस्कृति आईएएस की तरफ से ROARO के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसको हम अपने चैनल पर लगातार सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी साथी 140 पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें और वीडियो के बाद में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपने इन 140 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे एक तरफ आपके नृत्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन नृत्यों से संबंधित राज्य का चयन करना है। बात करेंगे मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखेंगे दोस्तों मोहिनी अट्टम आपके केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, यानी पहले का पहला आपका सही सुमेलित है। दूसरे की बात करें कुचिपुड़ी की, तो दोस्तों कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखता है, यानी ऑप्शन नंबर बी का 3 सही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो शास्त्रीय नृत्य आपका आसाम राज्य से संबंध रखता है। और कथक नृत्य की बात करें तो साथियों कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता है, जो ब्रजभूमि की रासलीला से लाया गया है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं कि कौन सा नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है। आप लोग क्या करें, अगर हो सके तो कॉपी पेन लेकर भी बैठा करें। जो भी प्रश्न आपको नया लगे कि ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है तो आप उसको नोट करते चलें। साथ में आपका क्या एक शॉर्ट नोट्स भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप एग्जाम से 10 दिन 12 दिन पहले रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न का जो सही विकल्प होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में देवा मेला का आयोजन कहां किया जाता है? ऑप्शन है ललितपुर, सोनभद्र, बाराबंकी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों देवा की मेले की बात हो रही है, इसका अर्थ होगा देवा शरीफ मेला। पूरा नाम नहीं दिया पर केवल देवा मेला दिया गया, इसका अर्थ यही होगा कि देवा शरीफ का मेला कहां लगता है। तो दोस्तों ये मेला लगता है आपका बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, ये कार्तिक माह में लगता है। तो ये आपको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये कब लगता है? तो ये दोस्तों कार्तिक माह में लगता है। ठीक है, कार्तिक माह में लगता है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अयोध्या के राम मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 प्रकार की शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और बनाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करेंगे कि मैप ऐसा बन जाए जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, ये मानते हैं हमारे भारत का मैप है। जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो ये हमारा दक्षिण भारत हो जाएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो द्रविड़ में हुआ है। ठीक है, द्रविड़ शैली में। ठीक है, उत्तर भारत की बात करें दोस्तों तो उत्तर भारत में जो मंदिर शैलियों का निर्माण हुआ है वो कौन सी शैली है? नागर शैली। ठीक है, और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में कौन सी शैली का निर्माण हुआ है? वो है आपकी वेसल शैली। तो 3 ही शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसल शैली। यहाँ पूछा गया कि जो अयोध्या मंदिर से संबंधित जो निर्माण हुआ है वो कौन सी शैली है? नागर शैली। तो पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा दिया है यह मंदिर सरयू नदी पर स्थित है।
तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि चित्रकारी दी गई, एक तरफ आप यहाँ देखेंगे ये चित्रकारी दी गई है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपसे पूछा कि कौन सी चित्रकारी का संबंध कौन से राज्य से है। जैसे बात करते हैं कलमकारी, तो कलमकारी का जो संबंध है दोस्तों ये दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। ठीक है, कहां से, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। कोहबर की बात करेंगे दोस्तों, तो कोहबर चित्रकारी कहां पाई जाती है। ठीक है, कोहबर चित्रकारी आपकी कहां देखने को मिलेगी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कोहबर चित्रकारी आपको देखने को कहां मिलेगी, बताइए फटाफट। कोहबर चित्रकारी, और दूसरी दी गई आपकी फंड, और एक आपकी चित्रकारी दी गई है कौन सी, वारली। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको भी सुमिलित करते हैं। जैसे कोहबर चित्रकारी की बात करो तो इसका संबंध झारखंड से दिया गया है। ठीक है, फंड चित्रकारी की बात करें तो फंड का संबंध आपका राजस्थान से दिया गया है, और वारली चित्रकारी का संबंध आपका महाराष्ट्र से दिया गया है। तो ये चारों चित्रकारी याद रखें, कलमकारी आंध्र प्रदेश से, कोहबर झारखंड से, फंड राजस्थान से, वारली महाराष्ट्र से। तो ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसका तो जवाब मैं दे चुका हूं, चौथे का। पांचवा प्रश्न, ठीक है, बताइए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, कजरी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो बात की जा रही है यहाँ पर एक लोकगीत दिया गया जिसका नाम है कजरी लोकगीत। अब इसके बारे में आपको कथन पढ़ के सही टिक करना है। पहला है, यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, तो कजरी क्या है, एक लोकगीत है जो कहां पर गाया जाता है, मालवा क्षेत्र में, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पहला कथन क्या है, तो आपको याद रखना है जो पहला कथन दिया गया है आपका कैसा कथन है, गलत कथन है। ठीक है, क्योंकि कजरी जो लोकगीत है ये मध्य प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, वो भी वर्षा ऋतु में ये उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। तो पहला कथन तो आपका क्या हुआ, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसमें भाद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं एक अर्धगोलाकार में नृत्य करती हुई पूरी रात गाती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला दिया गया कि इसकी स्थापना 1962 में की गई, जो स्वायत्त शाही संस्था के रूप में की गई थी। दूसरा, यह वाराणसी में स्थित है। तो जो छठा कथन दिया गया है इसमें पहला तो कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया है, दूसरा कथन कैसा है, गलत कथन है। क्योंकि इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपको याद रखनी होगी फरवरी, यानी फरवरी महीना भी याद रखना है, 8 फरवरी। ठीक है, कब, 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो वाराणसी, यहाँ पर देखिए दिया गया जो गलत है। ठीक, इसका जो मुख्यालय था वो वाराणसी में ना होकर कहां पर होगा, लखनऊ में होगा, लखनऊ। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। किसकी बात हो रही है, राज्य ललित कला अकादमी की। अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, माजुली मुखौटा किस परंपरा से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, माजुली मुखौटा किस परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, शैव, नववैष्णव, शक्त परंपरा और इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा नववैष्णव परंपरा से। जी हाँ दोस्तों, माजुली मुखौटा नववैष्णव परंपरा से संबंध है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी असम राज्य से हुई थी। ठीक है, कौन से राज्य से, असम राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। इस ऑपरेशन के बारे में कई लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन देश आजादी के समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, ऑपरेशन पोलो। तो बताइए इसका संबंध किससे है। तो ऑप्शन की तरफ आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। ऑपरेशन पोलो क्या था, हैदराबाद रियासत को भारतीय गणराज्य के साथ एकीकृत करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए आजादी के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो हैदराबाद रियासत थी, जिसको पुरुष बल के आधार पर भारतीय गणराज्य में मिलाया गया। जो 22 दिसंबर, ये डेट भी पूछी जाती है कि हैदराबाद रियासत भारत में किस समय मिली थी, तो 22 दिसंबर 1948 को इसका विलय किया गया था। किसमें, संघ राज्य के क्षेत्र में, भारत में, भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। बताइए, यहाँ पर देखिए नागालैंड दिया गया है, यानी एक तरफ तो आपके राज्य दिए गए, दूसरी तरफ आपके कुछ पर्व और त्योहार दिए गए, तो आपको बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में आपको पता है हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है। ठीक है, हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है, तो पहला सही है। दूसरा मणिपुर, मणिपुर में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो याद रखेंगे शंगाई पर्व मनाया जाता है, तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है। कर्नाटक की बात करें तो राजहंस पर्व की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में हेमिस पर्व, तो ये भी बिल्कुल सही है। लद्दाख में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो हेमिस पर्व मनाया जाता है। राजहंस पर्व की बात करें तो राजहंस पर्व कर्नाटक में नहीं मनाया जाता, ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, एपी अर्थात आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस प्रकार हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये तो आपका सही है, लद्दाख वाला, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है हाल ही में माका चूबा समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था। ये माका चूबा समारोह चर्चा में रहा है, आपको बताना इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। अब ये क्या है माका चूमा, तो याद रखेंगे थाईलैंड में बौद्ध धर्म के लोगों के लिए 5 सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है, जिसका नाम है माका चूमा आयोजन, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने मित्रों, प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और आर को कारण कहा गया है, आप दोनों को पढ़कर सही जवाब देंगे। पहला कह रहा है कि मिलिंद पन्नो पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, किस भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है, तो याद रखेंगे पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। कारण कह रहा है इसमें ईरानी शासकों के विषय में सूचना का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों देखिए, जो पहला दिया गया वो तो कथन बिल्कुल आपका सही दिया गया है। ठीक है, आर आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, और ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, और आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न भी रीजनिंग के आपके आरओ एआरओ एग्जाम में कितने देखने को मिलेंगे, तो लगभग 15 प्रश्न रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जिनके लिए मैं कुछ सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा रीजनिंग के लिए, जिससे कि आपकी ये 15 प्रश्न की तैयारी कंप्लीट हो जाए। और एक तरीके से मान के चलिए स्ट्रेटजी वीडियो भी आएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आरओ एआरओ के लिए रीजनिंग और गणित की तैयारी कैसे और कहां से करें, तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम 12वें प्रश्नों को देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रैन, यहाँ पर एक शब्द दिया गया RAIN, रैन को 28 18 236 और SAND को 42 82 38 में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको लिखा गया है कि नेल का क्या होगा, NAIL। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिए आर की बात करें तो आर कितने पे आता है, चलिए यहां से हम देख लेते हैं, RAIN। ठीक है, ये रैन है, और यहां पर हम इसको देखते हैं तो ये दिया गया, देखिए आपका 28, उसके बाद 18, उसके बाद यहाँ पर 236। ठीक है, यहाँ पर दिमाग दौड़ाना है आपको, आर कितने पे आता है, 18 पे, और 18 का दूना कितना हो जाएगा, 36, तो हमने इन दोनों अंकों से डिनोट कर दिया। ए कितने पे आता है, 1 पे, और 1 का दूना कितना हो जाएगा, 2। आई कितने पे आता है, 9 पे, और 9 का दूना कितना हो जाएगा, 18। एन कितने पे आता है, 14 पे, और 14 का दूना कितना हो जाएगा, 28। यानी हर शब्द का अंकों में कन्वर्ट करके उसका दूना किया गया है। तो हमसे पूछा NAIL, तो एन कितने पे आता है, आपको पता है एन आता है दोस्तों आपका 14 पे, तो 14 का दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, ए कितने पे आता है, 1 पे, 1 का दूना कितना हो जाएगा, आपको पता है 2 हो जाएगा। आई कितने पे आता है, 9 पे, और 9 का दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, और 12 का दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जहां पर भी 28 2 18 24 हो, वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे 28, देखिए कहीं पर दिख रहा है आपको 28, और ये पीछे से होना चाहिए, पीछे जाएंगे अंक, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कन्वर्ट पीछे की तरफ लेके गए हम सब अंकों को। तो 28 यानी 24 आपका शुरू में आएगा, फिर आपका आएगा 18, फिर आपका आएगा 2, और लास्ट में आएगा 28, क्योंकि ये अंक आप देखेंगे इनको पीछे लेके जाना है। आप यहाँ पर देखें हमने क्या किया, पीछे लेके गए हर शब्द को। ठीक है, तो ये 24 18 228, देखिए 24 18 228, 24 18 228, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के आपके एग्जाम में, वो भी कम से कम 12 से 15 प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मोरोत्तरकालीन मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है
मथुरा शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है। दूसरा है बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है। तो इसका सही विकल्प आपसे पूछा है, सही विकल्प क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है, तो ये तो बिल्कुल सही है दूसरा वाला। पहला कह रहा है मथुरा शैली की मूर्तियों में बोधिसत्व और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो शारीरिक सौंदर्य की जो प्रधानता की बात की गई है, ये आपकी गंधार शैली की मूर्तियों में देखने को मिलता है। किसकी शैलियों में? गंधार के शैलियों की मूर्तियों में। अब आइए इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये दिए, ठीक है। आप बताइए कौन सा सही है। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, ऑप्शन नंबर केवल दूसरा सही है, ठीक है, पहला गलत है। 14वां प्रश्न है कि गुप्तोत्तर काल में ऐसे ग्राम जिसमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दी जाती थी कहलाती थी। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हमसे पूछा कि पूरे गांव की अगर भूमि ब्राह्मण को दान में दी जाएगी तो उस भूमि को क्या नाम दिया जाता है। तो दोस्त याद रखेंगे, पूरे गांव की भूमि अगर ब्राह्मण को दी जाएगी तो उसे कहा जाता है ब्रह्मादेय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मादेय भूमि, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिया गया है कि यहाँ पर जो देवे भूमि है इसको क्या कहा जाता है, देवे भूमि, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। तो देवे भूमि कौन सी भूमि होती है, तो याद रख लेना, क्यों हो सकता है इसमें पूछा है कि पूरे गांव की भूमि को देने को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मादेव भूमि। और देवे भूमि किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे मंदिरों को दान में देने वाली भूमि। किसको? मंदिरों को जो दान में दी जाती है भूमि उसको देवे भूमि कहा जाता है। वही आपसे पूछा गया अग्रहाय भूमि किसे कहा जाता है, तो ब्राह्मण को कर मुक्त, ठीक है, याद रखना ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि दी जाती है उसको हम आग्रहाय भूमि कहते हैं। तो विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी भूमि किसके लिए सही है, ये याद रखा करो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में शाही सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। यानी वो कौन सा सल्तनत कालीन राजा था जिसने एक तरफ कलमा खुदवाया और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अपने सिक्कों पर करवाई। तो ऐसा करने वाला कौन सा शासक था, बताइए फटाफट। दोस्तों आपको पता होगा मोहम्मद गौरी नाम का एक शासक हुआ था, इसका नाम था मोहम्मद गौरी, विकल्प नंबर डी, जिसने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर साम्राज्य अपना स्थापित किया था भारत में। तो उसी मोहम्मद गौरी ने भारत में एक सिक्का जारी किया था जिस पर एक तरफ तो कलमा था और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई। तो इसीलिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर आपसे बताना स्वामी नारायण मंदिर के बारे में, ठीक है। पहला कथन है कि यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ये 16वां प्रश्न है। तो दोस्त याद रखेंगे ये जो आपका मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर, ये कहाँ पर है, तो पहले तो याद रखना ये आपका अबू धाबी में है, ठीक है, अबू धाबी ये एक देश का नाम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक शहर का नाम है जिस जो देश पड़ता है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात में एक जगह है जिसका नाम है अबू धाबी, वहां पर स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जो खाड़ी देशों में पहला हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो किस शैली में हुआ है, तो उसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। तो इसीलिए पहला कथन आपका सही हो जाएगा। यह अबू धाबी में स्थित खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर है, तो ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि सुप्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर है, अबू धाबी UAE में। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ये पूछा गया कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ये जानकारी कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम बता दें ये जानकारी आपको कई जगह से प्राप्त होती है, जिसमें मुख्यतः अगर बात की जाती है तो मुख्यतः ये जो जानकारी मिलती है वो तारिक ए फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अब ये तारिक ए फिरोज शाही किसकी पुस्तक है, तो इस लेखक का भी नाम याद रखना है, लेखक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तो ये आपको लेखक का नाम याद रखना है, जियाउद्दीन बर्नी की ये बुक है, बर्नी इनकी ये बुक है जिसका नाम है तारिक ए फिरोज शाही। इस बुक से बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। एक बुक दी गई यहाँ पर रहला, ये किसकी बुक है, याद रखेंगे साथियों ये बुक है इब्न बतूता की, इब्न बतूता, ठीक है, ये इब्न बतूता की पुस्तक है। पूछा जा सकता है आपसे कि किसकी पुस्तक है, ठीक है, तो याद रख लेना इब्न बतूता की।
अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है। 17वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, तारिक फिरोज शाही जियाउद्दीन बन्नी की पुस्तक है, रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। एक और है यहाँ पर देखिए पुस्तक दी गई जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है फतुह उल सलातीन, ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये पुस्तक किसकी दोस्तों, ये पुस्तक है इशामी की, किसकी, इशामी, ठीक है, ये पुस्तक है इशामी की। एक पुस्तक और आपकी खजाइन उल फतूह, ये पुस्तक किसकी है, खजाइन उल फतूह, बताइए दोस्तों ये किसकी पुस्तक है, तो ये भी पुस्तक है दोस्तों आपकी खजाइन उल फतूह, ये इस्लामी की है और ये इब्न बतूता के साथ वालों की। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि ये चारों के चारों पुस्तकें आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। 18वां प्रश्न है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि साम्राज्य की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। दूसरा है, समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। पूछा गया कि कौन सा कूट सही है, तो दोस्तों बता दें इसमें केवल पहला कूट सही है, यहाँ पर समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि की स्वाभाविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था, क्या कह रहा प्रश्न, वो पहला भारत का मुस्लिम शासक कौन था जिसने भूमि की आय पर वास्तविक आय का राजस्व निर्धारित किया था, तो ऐसा कार्य करने वाला शासक था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 घटनाएं दी गई हैं, आपको क्या करना है, इन तीनों घटनाओं पर विचार करना है, उसके बाद आप अपना आंसर देंगे। जैसे कह रहा है जिहाद का नारा, जिहाद की घोषणा या जिहाद का नारा एक ही बात है, तगमा नामक कर की समाप्ति ये, और उसके बाद गाजी की उपाधि। निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस युद्ध से है, तो ये जो 3 घटनाएं दी गई हैं 1, 2 और 3, इन तीनों घटनाओं का संबंध इन 4 युद्धों में से किस युद्ध से है। पहले तो याद रखेंगे कि जो पानीपत का पहला जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, 1526 में, और ये युद्ध किसके बीच हुआ था, एक तरफ था बाबर, दूसरी तरफ था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोधी, तो ये तो कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका घाघरा का युद्ध, ये भी बाबर के बीच हुआ था। तीसरा खानवा का युद्ध। तो हमसे जो 4 पॉइंट पूछे गए हैं कि जिहाद की घोषणा, तगमा नामक कर और गाजी की उपाधि, ये किस युद्ध से संबंधित है, तो ये दोस्तों सभी के सभी खानवा के युद्ध से संबंधित है। कौन से युद्ध से, तो आप याद रख लेना, ये सभी के सभी खानवा के युद्ध से हैं। और खानवा का युद्ध कब होता है, तो उसकी डेट भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, 17 मार्च 1526 है ये, ठीक है, 17 मार्च, माफ कीजिए 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और युद्ध किस किस के बीच होता है, तो एक तरफ तो यही आपका बाबर होता है और दूसरी तरफ होता है राणा सांगा, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने आ चुका है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 21वां प्रश्न है, बताइए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करेंगे, सुमेलित करेंगे। जैसे कह रहा है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध, तो दोस्तों आपको बताऊं सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध जो लगाया था वो औरंगजेब ने लगाया था। पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था, औरंगजेब ने। हालांकि अकबर ने भी इस पर लगाने का प्रयास किया था। वेदों का संकलन, बताइए वेदों का संकलन किसने किया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो वेदों का संकलन किया था दारा शिकोह ने, ठीक है। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता किसने दी, तो विधवा विवाह को जो कानूनी मान्यता दी थी वो आपकी अकबर के द्वारा दी गई थी, तो इसका सुमेलित अकबर। और कह रहा है हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना किसने की, तो ये किया था आपका शाहजहां ने। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे प्रश्न 22 में अनुक्रम में x का मान क्या है, यानी x के स्थान पर क्या चीज आएगी, बताइए। तो ये एक रीजनिंग का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे यहाँ पर 5 दे रहा है, 5 के बाद 11 आया, 11 के बाद 23 आया, 23 के बाद 43 आया, 43 के बाद क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5 के बाद 11 कैसे आया। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे 5 दिया है, ठीक है, 5 में प्लस करेंगे कितने को, तो आप यहाँ देखेंगे 2 × 3 को,
और इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 कहाँ से आगे, अभी हम ये भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो योग हुआ 3 दूनी 6, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 और 5 11, 11 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे इन्हीं 11 को, कौन से वाले, ये वाले 11, ठीक है। 11 में प्लस करेंगे किसको, हम यहाँ करेंगे 3 इंटू 4, कितना करेंगे 3 इंटू 4, ये इंटू का चिन्ह है गुणा का, तो 4 3 12, 12 और 11 कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 23। अभी मैं बताऊंगा पूरा के कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर हम रखेंगे 23 को, कौन सा वाला, ये बार 23, और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 इंटू 5, ठीक है, और बराबर लगाएंगे, तो हो जाएगा 4 5 20, 20 और आपका 23 कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अब इसी 43 को हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 43 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर हम कितना लेंगे, यहाँ लेंगे 5 इंटू 6 और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो हो जाएगा 6 5 30, 30 और आपका कितना हो जाएगा 43, तो ये हो जाएगा 73। तो यहाँ पर हमारी जो नई संख्या निकल गई वो आई 73। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 5 तो हैं, ये 2 3 कहाँ से आए, तो देखिए 5 तो ये हैं, ठीक है, हमें बनाने 11 है, तो हमने ये वाले उठा लिए 2 3, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ना समझे तो आप ऐसे समझे, सबसे पहले 2 का गुणा 3 में किया है, फिर ये वाले 3 हमने यहाँ पर ले लिए, 3 से अगली संख्या 4 ले ली, ये वाले 4 हमने यहाँ पर ले लिए, 4 से अगली संख्या 5 ले ली, और ये वाले 5 हमने यहाँ ले लिए, 5 से अगली संख्या 6 ले ली, और इस प्रकार आप पाएंगे कि इसका सही विकल्प 73 हो जाएगा। तो एक जेन्युइन तरीका है, आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि रीजनिंग के एक प्रश्न को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, हो सकता है आपने कोई दूसरा मेथड फॉलो किया हो। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके शासन काल में या कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। अच्छा प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, तो एक नाम आता है जिनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासन काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी, और इनके शासन काल में क्या हुआ था, तो आपको बता दें प्रथम जनगणना हुई थी, प्रथम जनगणना, वो कौन सी वाली, नियमित वाली, नियमित वाली। हालांकि पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और इनके शासनकाल में हुई थी 1881 में, 1881 में, ठीक है। यहाँ पर कहीं की आपने देखा होगा 1882 भी दे देता है, ठीक है, पर यहाँ पर 1881 थी। स्थानीय स्वशासन कब हुआ था, तो स्थानीय स्वशासन की डेट आपको याद रखनी है, 1882 में स्थानीय स्वशासन हुआ था, तो विकल्प ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 29 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। ये देखिए कैलेंडर का प्रश्न आ गया है, ठीक है, तो पता चल रहा है कि कैलेंडर के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, यानी 15 अगस्त 2000, देखिए आप ऐसे समझें कि 15 और अगस्त का महीना कितना होता है, तो आप पाएंगे अगस्त का महीना होता है 8, और यहाँ पर दिया 2017, फिर इसी के नीचे आप लिखेंगे अगली डेट 29 अगस्त दिया है, देखिए 29 अगस्त, और यहाँ पर दिया 2023। हमसे पूछा है कि 2023 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कई सारी ट्रिकें होती हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कई सारी ट्रिकें होती हैं, ठीक है। हालांकि अगर ये यहाँ पर 15 ही होता, 15 अगस्त 2023, तो आप इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, 15 अगस्त से 15 अगस्त जाएंगे, यानी दिनों में अंतर देखेंगे कितना दिन आ रहा है, तो 15 अगस्त से 29 अगस्त जाने में कितना समय आपको ऐड हुआ, तो 14 दिन ये आ गया। महीना अगस्त का कॉमन दिया है, ठीक है, तो इसमें आप विषम दिन निकालेंगे, तो विषम दिन निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, 7 का भाग लगाकर, तो 7 दूनी 14, कोई विषम दिन नहीं निकला, विषम दिन आ गया 0, ठीक है, प्लस करेंगे। अब देखिए अगस्त का महीना यहाँ पर भी सेम है, यानी ये इसमें जो दिन आए निकल के यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आ रहा है 14 दिन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो अंतर आप देखेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर जो अंतर आएगा वो आएगा कितना, 4 3 और 3 6, ठीक है, 6 आ रहा है। पर एक चीज आप देखेंगे, देखिए 2017 का विषम दिन 1 होगा, 18 का विषम दिन 1 होगा, 19 का विषम दिन 1 होगा, और 20 के विषम दिन 2 होंगे, क्योंकि लीप वर्ष है। 21 का विषम दिन 1, 22 का विषम दिन 1 और 23 का विषम दिन 1, तो टोटल विषम दिनों की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3, 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, माफ कीजिए यहाँ पर ये वाला ऐड नहीं होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 विषम दिन ये हो जाएंगे, ठीक है, तो 6 और 1 वहां पर विषम दिन 7, तो 7 में आप भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने विषम दिन निकाले वो तो 0 निकले, यहाँ पर टोटल विषम दिन कितने निकले, 7 निकले। अब 7 विषम दिन निकले, तो 7 में जब आप भाग लगाएंगे किसका, 7 का, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा,
तो इसीलिए इसका जो सही विकल्प आएगा वो क्या आएगा, शुक्रवार ही आ जाएगा, क्योंकि विषम दिन बराबर आ रहे हैं, कोई ऐड नहीं हो रहा, तो शुक्रवार का शुक्रवार ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर भी कथन और कारक के माध्यम से प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, पहले आप अभिकथन को पढ़ेंगे। अभिकथन कह रहा है कि बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के प्रयासों का परिणाम था। कारण है कि इस संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु में वृद्धि तथा लंदन में परीक्षा आयोजित कराने के विरुद्ध युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अब आप बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला जो दिया गया है कि बंगाल में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वो 1876 में ही हुई थी, तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इस संस्थान ने सिविल सेवाओं की परीक्षा में वृद्धि, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस संस्थान ने सिविल सेवाओं की परीक्षा में जो आयु थी उसको कम कर दिया और आयु घटाकर कितनी कर दी, 19 वर्ष कर दी थी, और परीक्षा लंदन में कराई जा रही थी, तो इसीलिए 19 वर्ष का व्यक्ति वहां जाने से असमर्थता का महसूस करता था, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से संस्था ने उसका आंदोलन किया। तो ए और आर दोनों कथन आपके सही हैं, हालांकि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे 26वां प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। देखिए यहाँ पर कथन को पढ़ेंगे पहले। ठीक है, मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 अनुयायियों या सहयोगी के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। कारण इसी आंदोलन के दौरान बच्चों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन हुआ था। तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी में जो बच्चों के लिए जो सेना बनाई गई थी उसका नाम था बानर सेना, और लड़कियों के लिए जो सेना बनाई गई थी उसका नाम था मंजरी सेना। अब आगे ऑप्शन नंबर ए पर हम जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह किया था, तो ये भी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों कथन आपके क्या होंगे, सही होंगे, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसीलिए विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में अगला प्रश्न दिया गया 27 में। प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनने वाले व्यक्ति कौन थे विनोबा भावे को, तो गांधी जी। गांधी जी ने ही प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने ही चयन किया था विनोबा भावे का। यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। दूसरा कह रहा है कि यह ब्रिटिश सरकार की भारत की नीति के प्रति विरोध का कारण था, तो इसीलिए पहला और दूसरा दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, 27 के सही हो जाएंगे। एक प्रश्न और आता है कि प्रथम तो सत्याग्रही पता चल गया विनोबा भावे थे, सेकंड सत्याग्रही कौन थे, कमेंट करके आप सभी साथीगण बताएंगे सेकंड सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 27 का। 28वां सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये फिजिक्स का प्रश्न है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं देखिए, एक तरफ राशियां दी गई हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि इनको सुमेलित करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। जैसे दाब का मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो पहले का तो पहला हो जाएगा। तापमान की बात करें तो तापमान का मात्रक होता है केल्विन, तो इसका दूसरे का दूसरा। आयतन की बात करें तो आयतन का जो मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। ठीक है, और भार का न्यूटन होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न 29वां, ये भी देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपके आयोग एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो 29 का सही जवाब आप लोग दीजिए। यहाँ पर क्या दे रहा है, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह दिया गया है ना, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सी संख्या आएगी। जैसे 6 के बाद आपका आ रहा है कितना, 15 के बाद आ रहा है आपका 20, 30, फिर उसके बाद 69, उसके बाद 141। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैसे पता चल रहा है, देखिए 6 का जो गठन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 6 × 2 + 3। हमने क्या किया, 6 में × 2 किया +3 किया और u कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 15 का गठन हो गया। अब इसी 15 को हम यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, इसी 15 को यहाँ रखेंगे और इसमें फिर से हम क्या करेंगे भाई, 2 का गुणा करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो पाएंगे 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया। ठीक है, इसी 33 को फिर हम यहाँ पर रख देंगे 33 और क्या करेंगे, इनटू करेंगे 2 का और प्लस कर देंगे 3 का,
तो आप पाएंगे कि 33 दूनी कितना होता है 66 प्लस 3 कितना हो जाएगा 69। फिर 69 को हम यहाँ पर रख देंगे, 69 इंटू 2 करेंगे और प्लस कितना करेंगे 3 करेंगे, तो आप पाएंगे 141 हो रहा है। फिर इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर 141 रखेंगे, इंटू 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो पाएंगे कि 141 दूनी और प्लस 3 कर देंगे, तो 141 दूनी आपका हो जाएगा 282 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्लस ऐड करेंगे तो 285, तो कितना हो जाएगा 285। तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 285। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां से आप सिद्ध कर सकते हैं। 30वां प्रश्न आपके सामने एक और विज्ञान का प्रश्न है कि कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक सममांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है, एक सममांगी मिश्रण है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, इसीलिए क्या है मिश्रण है। ठीक है, दूसरा है इसके कण पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये कह रहा है आंखों से नहीं देखे जा सकते, तो आपको पता होना चाहिए इसके कण आंखों से नहीं देखे जा सकते, ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा कथन केवल सही होगा, इसीलिए सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत दूसरा सही। आगे बात करेंगे 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सममांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, सममांगी मिश्रण नहीं है, जैसे जल में नमक, तेल में जल, कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त याद रखेंगे इनमें से तेल में जल ये आपका नहीं होगा, बाकी आपके क्या होंगे सममांगी मिश्रण होंगे, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या दिया विकल्प नंबर बी में, तो आप पढ़ सकते हैं, विकल्प नंबर बी कह रहा है तेल में जल। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करेंगे 32 में। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। तो बताइए न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो संबंध किससे रखता है। पहले तो ये समझिए न्यूटन का तीसरा नियम कहता क्या है, गति का तीसरा नियम कहता क्या है। न्यूटन के तीसरे नियम में कहा गया है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उलट कर या एक तरीके से मान लीजिए प्रत्यावर्त बल लगाती है, यानी दोनों अपनी अपनी तरफ बल लगाते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए उनके बाद आप इसको टिक करेंगे। जैसे कह रहा है कि नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर आना, बिल्कुल सही है। अभी हमने इसकी परिभाषा भी देखी थी कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दोनों वस्तु अपनी अपनी दिशा में उस पर बल लगाती है। तो जब नाविक, आप ऐसे मान के चले कि ये एक तरीके से नाविक है और नाविक इधर कूदेगा नाव से तो नाव पीछे की तरफ जाएगी, यानी विपरीत बल लगाएगी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तो इनको आप देख के जरूर जाए एग्जाम हॉल में। ठीक है, जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के रूप में अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। ठीक है, पहला विकल्प आप पढ़ेंगे कि इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। तो ये जो दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे कम होती है वो कौन से प्रकाश में होती है, तो याद रख लेना प्रकाश संश्लेषण की जो दर सबसे कम होती है वो रंग होता है बैंगनी। ठीक है, कौन सा रंग होता है, तो वो रंग होता है बैंगनी। जिसमें सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा की बात करता है तो लाल रंग में होती है। तो आपका ये वाला दूसरा तो सही है, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे दिया गया, एक तरफ विटामिन दिए गए, दूसरी तरफ होने वाले रोग दिए गए, आपको बताना कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया विटामिन ए, तो सभी को पता होता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो पहले का तो पहला हो जाएगा। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, दूसरे का दूसरा। थायमिन यानी विटामिन किसकी बात हो रही है थायमिन में, बताइए विटामिन बी1 की। ठीक है, विटामिन बी1 की, तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है। और विटामिन डी से रिकेटिव रोग होता है। तो चारों के चारों सही सुमेलित दिए गए, सही विकल्प की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चारों विटामिन याद रख लेना, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। 35वां प्रश्न आपके सामने, मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है, तो वो हो जाएंगे फेफड़े। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके आयोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है।
बताइए सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों ऐरावत। विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अब ऐरावत तो भारत का टॉपर हो गया। विश्व में इसकी रैंक क्या है? तो याद रखेंगे विश्व में इसकी रैंक है 75वां स्थान आता है विश्व में ऐरावत का, जो भारत में सबसे टॉप पे माना जाता है। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन में सूचनाओं के आदान प्रदान में सिम का अभिप्राय क्या है? यानी सिम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि सिम की जो फुल फॉर्म है वो आपका सब्सक्राइबर, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ठीक है, ये सिम की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए। आप इसको याद रख सकते हैं कि सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, सिम की, ATM की, पिन की, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के ऊपर। प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश अंतरिक्ष भवन से भेजा गया था, ठीक है, तो ये आपको बताना है। दूसरा है कि इसको GSLV Mark 3 यानी LV3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो आप पाएंगे कि जो पहला कथन दिया गया ये बिल्कुल सही दिया गया है और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही दिया गया है। 14 जुलाई को ये श्रीहरिकोटा, फिर 14 जुलाई की कब की बात हो रही है? 2023 की बात हो रही है, ना कि 2024 की, ठीक है। 14 जुलाई तो भी 24 का निकल के गया है, तभी तो कोई नहीं हुआ, 2023 में हुआ था ये। और कहां से हुआ था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? तो याद रखेंगे आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है इसका रीजन होता है प्रकाश के प्रकीर्णन से, ठीक है। तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वां कि रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसके लिए, किस लिए दिया गया था? तो इसका दोस्तों सही जवाब होगा क्वांटम सिद्धांत की खोज के लिए और फम्फ्लिफर्ड के लिए प्रदान किया गया था। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है, क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि नदी के जल में तैरने की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। रीजन आपसे पूछा गया है, रीजन आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों रीजन होता है कि नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है मनुष्य को। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप यहाँ पर पाएंगे पहला कथन जो दिया गया वो कह रहा है कि यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान है, क्योंकि आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। क्या होता है? ये सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। तो एक तो ये प्रश्न हो गया कि सूर्य का पर्यायवाची कौन? आदित्य, ठीक है, याद रखना। दूसरा, इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी विकल्प क्या हो जाएगा? सितंबर में, बिल्कुल सही है ये भी और ये भी। क्यों? कितने सितंबर? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। विकल्प नंबर सी की तरफ जाके टिक कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अटल सुरंग में 200 वाट क्षमता के 20 बल्ब लगाकर 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, बिजली की खपत कितनी होगी? बताइए फटाफट, बिजली की खपत कितनी होगी? ऐसे प्रश्न आपके रेलवे अक्सर पूछता है, ठीक है, बिजली की खपत कितनी होगी? अब यहाँ पर बात हो रही है किसकी? 200 वाट क्षमता के 20 बल्ब लगाए जाते हैं। क्षमता कितनी है दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे 200 वाट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 200 वाट के 20 बल्ब अर्थात इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। टोटल क्षमता की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी? ठीक है, 24 घंटे चलाए जाते हैं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? इंटू लगा के, ठीक है, यहाँ पर भी कर देंगे 24 घंटे लगाए जाते हैं, ठीक है। कितने घंटे? 24 घंटे तक लगाए जाते हैं, ठीक है। अब ये कुल कितना हो जाएगा? तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका 1 0 2 0 3 0, तो 3 शून्य तो आप यहाँ लगा देंगे। 2 दूनी 4 और 4 का गुणा करेंगे 24 में, तो 24 दूनी 48 और 48 इंटू 24 यानी ये हो जाएगा आपका 96, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी आप इसकी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको इसमें कितने का भाग देना है? 1000 का। 1000 का भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 3 जीरो कट जाएंगे, बराबर 96 यूनिट बनेगी। कितनी यूनिट बनेगी? तो 96 यूनिट बनेगी। तो विकल्प की तरफ जाएंगे तो पाएंगे विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? सी जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना।
10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रयोग की विधि आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, उससे आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ मौलिक कर दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता दिए गए, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए युग्म में कितने युग्म सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित वाले बताने हैं कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हिग्स बोसन, तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी हिग्स बोसन की खोज पीटर हिल्स से, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा पोइंग मैसोन, इसकी खोज किसने की थी, तो खोज तो की थी एच युवाका ने, जबकि यहाँ पर दिया नहीं है तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा न्यूटन, न्यूटन की जो खोज की गई थी वो चैडविक के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, तो ये भी गलत आपका हो जाएगा। पूछा कितने युग्म सही है, केवल एक युग्म सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आजकल लेजर तकनीकी का प्रयोग तो कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कैंसर उपचार के लिए, ब्लू रे और डीवीसी प्लेयर डिस्क के आयोग के लिए भी, ठीक है, बारकोड स्कैन के लिए भी किया जाता है, और लेजर तकनीकी से बहुत सारे ऑपरेशन भी किए जाते हैं, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त तो सभी के लिए। अगला प्रश्न है 46 में, पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, मीटर, तो ये 1 नैनोमीटर बराबर आपको पता चल जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब ये कह रहा है कि 1 फीट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया 6 फीट, 1 फीट बराबर कितने मीटर होते हैं, तो आप याद रखेंगे 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि 10 फीट बराबर बताइए, 1 फीट की पता चल गया, तो हम यहाँ क्योंकि नैनोमीटर में पूछा गया, माफ कीजिए नैनोमीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 6 फीट वाले को, तो इसमें क्या कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे इधर, ये तो हो जाएगा 6 फीट। ठीक है, ये तो हो गया भाई 6 फीट। अब इसमें भी तो हमें क्या करना होगा, इसमें भी तो हमें गुणा करना होगा कितने का, पहले तो हम 6 का गुणा करेंगे 6 फीट का, फिर उसके साथ साथ नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम गुणा करेंगे दोस्तों कितने का, इसमें गुणा करेंगे 10 की पावर 7 का। 7 का क्यों गुणा करेंगे 10 की पावर 7 का, ठीक है, मीटर क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हमने तोड़ा है ना, उसमें 1 नैनोमीटर, माफ कीजिए 10 की पावर 9 का होगा, -9 का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है 10 की पावर -9 का। इसका जब आप गुणा करेंगे तो पाएंगे इसका जो सही विकल्प निकल कर आएगा वो आएगा 183 इंटू 10 की पावर 7 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 7, जबकि यहाँ पर तो 9 दिया था, तो माफ कीजिए यहाँ पर 7 हो सकता है। ठीक है, 7 हो सकता है, तो इसीलिए इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी आ रहा है निकल के। एक बार आप भी देख लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि बड़े बड़े जो महासागर नदियां, इनमें जो डूबी वस्तु होती है उनको जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्त याद रखेंगे उसमें सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर डी हो जाएगा, सोनार तकनीकी का प्रयोग ही किया जाता है। आगे बात करेंगे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो दोस्तों प्रकाश की चाल तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो याद रखेंगे निर्वात में होती है 3 × 10 की पावर 8, ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। वहीं अगर हम बात करें कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल, तो कांच में होती है दोस्तों, आप याद रख लेना इसकी 2.2 × 10 की पावर 8, तो ये चाल होती है इनकी कांच में और इसकी निर्वात में, इसीलिए निर्वात में 3.3 × 10 की पावर 8 दे रहा है और यहाँ 2 × 10 की पावर 8 दे रहा है, इसीलिए निर्वात ज्यादा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, कौन सा संबंध सही नहीं है, फटाफट बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 वाट बराबर 8 वाट, 1 वाट बराबर 8 वाट दिया है, तो ये तो संबंध बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि 1 किलोवाट बराबर 1024 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1024 वाट बिल्कुल सही है। जो लोग MB GB का जो प्रयोग करते हैं वो चीजें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आगे दिया है 1 गीगावाट, गीगावाट क्या होता है, गीगावाट जैसे हम बोलते हैं जीबी। ठीक है, 1 GB बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 गीगाबाइट बराबर होता है, ठीक है,
1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगावाट, जिसे हम एम बी बोलते हैं। तो 1 जीबी में कितनी 1024 एम बी होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर किलो बाइट दे रहा है, कितना दे रहा है यहाँ पर किलो बाइट दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 गीगाबाइट बराबर 1000 के क्या होना चाहिए मेगाबाइट, यहाँ होना चाहिए मेगाबाइट, क्योंकि मेगाबाइट एम बी होगा। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट दिया, बिल्कुल सही होगा, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील की शुरुआत कहां से की गई है, ये 50वां प्रश्न है, और एक कश्मीर के उधमपुर से की गई है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे। मैथ का प्रश्न दिया गया कि एक दुकानदार 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। कितने 100 खिलौने बेचकर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है देखिए एक दुकानदार क्या करता है 100 खिलौने बेचकर, ठीक है, उसने क्या किया 100 खिलौने बेचे तो 20 खिलौने के बराबर उसको लाभ प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसके जो वास्तविक क्रय किया होगा वो 80 खिलौनों को किया होगा। ठीक है, कितने को 80 खिलौनों को उसने क्रय किया होगा। अब 80 खिलौनों पर उसने 20 का प्रॉफिट लिया, तो इंटू 100 पे कितना लिया, 20 से आप इसको काटेंगे ये हो जाएगा 4 बार, 4 से आप इस 100 को काटेंगे तो हो जाएगा 25% बार। तो सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है रानी खेत बीमारी का संबंध किससे है। ठीक है, रानी खेत बीमारी का संबंध किससे दिया गया है। विकल्प की तरफ आप देखिए क्या क्या विकल्प दिए गए। विकल्प दिया गया देखिए मुर्गियों से, तो मुर्गियों में होता है रानी खेत बीमारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है कि माहे, मालवन और मंगरोल क्या है। एक तो माहे, एक मालवन और एक मंगरोल, ये क्या चीजें दी गई हैं, तो ये दोस्तों आपकी समुद्री जहाज के क्या दिए गए, ये समुद्री जहाज के नाम वगैरह दिए गए, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ संविधान की समितियां और दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बात करेंगे संघ समिति की, तो संघ समिति के तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय समिति की बात करें तो संघीय समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, प्रांतीय समिति की बात करें दोस्तों तो प्रांतीय समिति के तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रक्रिया समिति की बात करें तो प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपकी सुमेलित तो हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो ऑप्शन में दी नहीं गई है। तो इसी प्रकार आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप देख लेना ऑप्शन क्या क्या दिया गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने ये दिए, पूछा कि कौन सही सुमेलित है, यहाँ पर आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। वो कौन सा एक सही सुमेलित था, तो आप यहाँ पर पुनः देख लीजिए, यहाँ पर एक सही सुमेलित था, वो आपका कौन सा था, ओ पहला वाला संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी कोई सही सुमेलित नहीं था। ठीक है, आगे बात करेंगे। नीचे कथन और कारक के माध्यम से प्रश्न दिया गया है। कथन कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली क्या कह रहा है, संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित होती है। दूसरा, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ अविभाज्य होते हैं। 55वां प्रश्न है, आपकी राय में क्या जवाब हो सकता है, आप भी दीजिए। देखिए पहला तो पूरी तरीके से गलत ही दिया है, दूसरा मेरी राय में सही दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ए गलत है आर सही, तो ए गलत यानी ए असत्य आर सही, तो ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, संविधान के प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। अब आपको गलत गलत पर टिक करना है। ठीक है, 56वां प्रश्न है, जैसे पहला दिया गया, यहाँ पर देखेंगे कि अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया गया है। ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 46वां संविधान संशोधन प्रस्ताव से ना होकर कितना है 42वां है, तो पहला तो आपका गलत हो गया, गलत गलत पूछे ना हमसे। दूसरा, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो ये जो सारे कार्य किए जाते हैं वो संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए, जैसे संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला तथा पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं।
तो ये भी बात बिल्कुल सही दी गई है। आर्टिकल भी पूछा जाता है, इसमें कौन सा आर्टिकल है, तो 39वां आर्टिकल दिया जाता है। तो इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि कितने गलत हैं, तो केवल एक ही तो गलत दिया गया, पहला, तीसरा भी आपका सही दिया गया है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन से संघ की कार्यपालिका से सम्मिलित किए गए हैं या सम्मिलित माने जाते हैं। तो बता दीजिए कौन कौन से माने जाते हैं संघ की कार्यपालिका में। तो संघ की कार्यपालिका में देखिए, तो राष्ट्रपति का पद आता है, उपराष्ट्रपति का पद आता है, प्रधानमंत्री का पद आता है, महान्यायवादी का पद आता है। तो ये तो 4 पद ये हो गए, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, और एक पद और आता है संघ की कार्यपालिका में, वो आपके सामने यहाँ पर दिया नहीं है, उसका नाम है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। तो इन सबको मिलाकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है, जो संविधान के भाग 5 में दिया गया है, ठीक है, संविधान के भाग 5 में। तो विकल्प की तरफ बढ़ लेते हैं, इसका सही विकल्प क्या होगा 57 का, तो विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी जो जो दिए थे वो सभी आपके यहाँ पर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसद में निम्नलिखित में से कौन से विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। तो कौन कौन से वो विधेयक है, इसमें 4 विकल्प दिए गए। आइए चारों विकल्पों का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित। तो बिल्कुल सही, अगर आप इनमें से कोई भी कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। दूसरा धन विधेयक, तो धन विधेयक में भी, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले आपको लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी होगी, लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही परमिशन देगा आपको राष्ट्रपति से भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है 110, उसमें इस चीजों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर जो आर्टिकल आता है नाम वगैरह में परिवर्तन, उसका नाम है आर्टिकल 3। तो ये दोनों आर्टिकल याद रख लेना, ठीक है। आगे, ऐसा विधेयक जो सभी संदर्भों में धन विधेयक नहीं हो, परंतु जिसके लिए भारत की संचय निधि से व्यय करना पड़े, क्या ऐसा भी कार्य हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे भी कार्य के लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। व्यापार की स्वतंत्रता एवं युक्ति युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाला किसी राज्य का विधेयक, तो इसके लिए भी आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेना अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो वो कौन कौन से पद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, तो इन सभी को हटाने का जो दायित्व दिया गया वो राष्ट्रपति को प्राप्त किया गया है, ठीक है। ये राष्ट्रपति को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए उपराष्ट्रपति के बारे में। पहला कथन दिया गया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर भाग लेते हैं, इसमें निर्वाचित भी और मनोनीत भी। तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य कथन है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के में केवल निर्वाचित भाग लेते, मनोनीत भाग नहीं लेते, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों भाग लेते हैं। दूसरा, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। यहाँ पर यह भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए कथन दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, पहला और दूसरा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव, ये क्या होता है, क्यों इतना जरूरी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा के लिए उठाया जाता है, ठीक है। स्थगन करने का प्रस्ताव इसको कहते हैं। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश किया जा सकता है। सदस्य का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को लेकर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जानकारी होगी। अब यहाँ 3 फैक्ट देंगे। जैसे पहला है कि यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, अभी हमने आपको बताया था। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश करता है, अभी हमने आपको बताया था। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2.5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए तीनों के तीनों कथन आपके सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक कथन दूसरा कारण। कथन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद कारण को। कथन कहता है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। कारण है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। तो क्या ये जो 2 कथन दिए गए दोनों कथन सही हैं? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पहला,
यानी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए अभिकथन और कारण दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है। ठीक है, साधारण विधेयक की यहाँ पर बात की जा रही है और राज्यपाल से शक्तियों का वर्णन पूछा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि वह धन विधेयक को मंजूरी दे सकता है, तो आप बताएंगे क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, धन विधेयक को मंजूरी देता है। दूसरा, विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है। 64वां प्रश्न है, आप बताएंगे वो कौन कौन से राज्य जहां पर यह कार्य किया गया है। तो देखिए यहाँ पर राज्यों की अगर बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के माध्यम से, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के माध्यम से केंद्र को राज्य पर प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये तो फैक्ट आपको याद रखना है कि किस किस को दिया गया है। अब इसमें वर्तमान में टोटल राज्यों की अगर बात करें इसके अधीन, तो 9 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 9 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। अब वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक आपका आंध्र प्रदेश राज्य हो जाता है जो इसमें शामिल किया गया है। दूसरा आपका उड़ीसा राज्य है जो इसमें नहीं दिया गया। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य दिया गया है। चौथा आपका कर्नाटक दिया गया है। पांचवा आपका इसी में एक राज्य केरल दिया गया है। ठीक है, तो 5 तो इसमें आ गए। उसके बाद मध्य प्रदेश हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, वो भी इसमें शामिल है। तो ये चारों के चारों राज्य आपको इसमें आ जाते हैं। इसीलिए विकल्प नंबर आप देख लेना, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। धन विधेयक अनुच्छेद 199 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर ये अनुच्छेद 199 जोड़ दिया, इसीलिए पता चल जाता है कि राज्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर 110 होता तो केंद्र धन विधेयक की बात हो रही होती। ठीक है, तो आर्टिकल से भी आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि यह विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? धन विधेयक की। हमसे पूछा कौन दिए गए कूट के बंद से सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। तो पहला जो कथन दिया गया वो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद इसे ना तो अस्वीकार कर सकती ना ही इसमें संशोधन कर सकती। तीसरा, विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है। तो 30 दिनों की जगह आप सबको पता होना चाहिए कोई भी कार्य होता है वो 14 दिन तक रोका जाता है। तो इसीलिए हमसे पूछा कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये वाला एक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये वाला गलत हो जाएगा। और कौन सा गलत हो जाएगा? पहला वाला, क्योंकि ये विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है जबकि ये विधान परिषद में ही पेश किया जाता है, इसीलिए केवल दूसरा आपका सही है, बाकी दोनों कथन गलत हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न आता ही आता है। यहाँ पर पहला कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना की जाती है वो पंचायती राज से संबंधित की जाती है और ये त्रिस्तरीय पंचायतों की घोषणा करता है, एक राज्य जिला पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक ग्राम पंचायत के स्तर पर। उसके बाद आती है आपकी अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तर की बात करता है, जिला स्तर और ग्राम स्तर। जीबी के राव समिति आती है, फिर उसके बाद आती है आपकी LM सिंघवी समिति। तो ये चारों के चारों जो समिति दी गई पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना ये प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या कहता है, सुनिए। ये कह रहा है कि इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। ये पहला कथन कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। तो ये दोस्तों गलत दिया है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले होता है वो इसका कार्यकाल होता है। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये प्रधानमंत्री को नहीं देता रिपोर्ट, ये किसको देगा? क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देगा ये रिपोर्ट? अपनी राष्ट्रपति को देगा। तो इसीलिए ये भी कथन आपका गलत, केवल आपका कथन एक सही होगा। इसीलिए हमसे पूछा कि इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है मित्रों,
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया प्रश्न नंबर 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो तो बड़ा होता ही है, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक तरफ मूल अधिकार दिए गए, दूसरी तरफ आर्टिकल दिए गए, आपको बताना है कि कौन कौन से किस प्रकार सुमेलित होंगे। सबसे पहले हम बात करें कि मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में दिया गया है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में दिया गया है, और अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है इसका वर्णन भी आपको बताना होगा। तो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है और 35 तक जाता है। ये किसकी बात हो रही है? मूल अधिकारों की बात हो रही है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, बाद में 1 मूल अधिकार को घटा दिया गया और अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हो गए। तो आइए उन 6 मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं, कहां से कौन सा संबंध रखता है। सबसे पहले बात करेंगे समता का अधिकार। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से प्रारंभ होता है और 18 तक जाता है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा दिया गया है वो आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है और 22 तक जाता है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार माफ कीजिए, यहाँ पर देखिए दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया। यहाँ पर 23 और 24 होगा, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे, माफ कीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19, ये वाला, ये यहाँ पर हो जाएगा 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका हो जाएगा 25 से 28 में।